आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत में विकास कुमार। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं गुप्त साम्राज्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मेरे भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मैं पढ़ाऊंगा। बहुत आपसे यही उम्मीद करूंगा ये वीडियो का पूरा देखिएगा। आइए गुप्त साम्राज्य की जहाँ तक मैं बात करूँ तो गुप्त साम्राज्य की उदय तीसरी शताब्दी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य की उदय तीसरी शताब्दी में हुआ था और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक मैं बताऊं तो श्रीगुप्त होता है। लेकिन गुप्त साम्राज्य का तो संस्थापक होता है लेकिन इसे सामंतवादी कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को सामंतवादी कहा जाता है क्या है कि योग संस्थापक नहीं होता। गुप्त साम्राज्य का योग संस्थापक श्रीगुप्त नहीं होता है। कहा है कि श्रीगुप्त जो होता है ये कहा जाए तो सामंतवादी है। छोटे से जमींदार सामंतवादी होता है। छोटे से जमीन का टुकड़ा का ये मतलब शासक था। मतलब राजा के लिए एक योग नहीं था ये श्रीगुप्त को नहीं सेना था, नहीं कोषाध्यक्ष था, नहीं मंत्री था। राजा के लिए योग ये सब मंत्री परिषद, कोषाध्यक्ष जितना चीज है, सिपाही सेना थल सेना, मतलब उस टाइम की मैं बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज नहीं था, इसीलिए श्रीगुप्त ये था। ये योग संस्थापक गुप्त साम्राज्य का नहीं था। ठीक, उसके बाद इसका एक बेटा होता है घटोत्कच। ये भी गुप्त साम्राज्य का योग शासक नहीं होता है, ये सामंतवादी होता है। यह श्रीगुप्त का ही बेटा होता है घटोत्कच। उसके बाद एक योग शासक की मैं बात करूं तो योग शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम योग शासक आता है। मेरे भाई ये वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात करूं, इसके पास तमाम चीज था। योग शासक का मतलब होता है मेरे भाई इसके पास तमाम चीज था। मंत्री परिषद की मैं बात करूं तो मंत्री परिषद भी था, पुरोहित भी था, सेनापति भी था और दंडनायक भी था। जितना चीज राजा के पास होता है तमाम चीज था चंद्रगुप्त प्रथम के पास। इसीलिए इसे गुप्त साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेरे भाई चंद्रगुप्त प्रथम की मैं कहानी बताऊं तो चंद्रगुप्त प्रथम की शादी होता है कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे होता है? कुमार देवी से शादी होता है। कुमार देवी जो है यह लिच्छवी साम्राज्य की वैशाली की रहने वाली होती है। कौन? कुमार देवी। और चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त साम्राज्य की प्रथम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के रहने वाला होता है। कहाँ के रहने वाला होता है? चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात करूँ ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के रहने वाला होता है। और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। यह लिच्छवी वैशाली जिला बिहार की रहने वाली होती है। और मैं बता दूं उस समय राजधानी की मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य की तो कौशाम्बी में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। और उसके बाद में बात करता हूं आपके पास ये चंद्रगुप्त प्रथम राजरानी नामक सिक्का भी चलाया था। राजरानी नामक सिक्का भी चलाया था। और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। मैं उस पर डिस्कस करना चाहूंगा। समुद्रगुप्त जो होता है ये योग और विस्तारवादी शासक होता है। समुद्रगुप्त क्या होता है? उसके बाद समुद्रगुप्त आता है जो योग और विस्तारवादी शासक होता है मेरे भाई। और उसके बाद मैं आपको चाहूंगा अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप ले सकते हैं तत्काल, मैं सेट हो जाता हूं। समुद्रगुप्त जो होता है मेरे भाई, समुद्रगुप्त योग और विस्तारवादी शासक होता है। योग और विस्तारवादी शासक के कहने के मतलब हुआ ये भारत के उत्तरवाद की मैं बात करूं, उत्तर में जो होता है 9 राजाओं को इसने पराजित किया। उत्तर की 9 राजा को पराजित किया। उसके बाद दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। और उत्तर की मैं बात करूं तो ये 9 राजाओं को पराजित किया। और ये 9 राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया समुद्रगुप्त। और दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित करके ये इसे अधीनता स्वीकार करवाया और हर एक मंथ इसे टैक्स वसूला करता था। कौन? समुद्रगुप्त। इसीलिए इसे विस्तारवादी और योग शासक कहा जाता था समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त की मैं बात करूं जहां तक तो समुद्रगुप्त जो होता है
ये मजूर शैली का सिक्का भी चलाया था। मजूर शैली का सिक्का भी समुद्रगुप्त चलाया था। और ये समुद्रगुप्त जो होता है ये विष्णु के उपासक होता है। समुद्रगुप्त क्या होता है? यह विष्णु के उपासक होता है मेरे भाई। और ये सिक्के पर जो होती है संगीत की प्रेमी होती है। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ये विष्णु के उपासक होता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता हूँ, ये तमाम विजय ये न राजाओं को जब हराया समुद्रगुप्त, तो न राजाओं को हराने के बाद ये अपने साम्राज्य में मिला लिया। और ये 12 राजाओं दक्षिणवर्त के 12 राजा दक्षिण के 12 राजाओं को ये अधीनता तो स्वीकार करवा करके टैक्स वसूला करता था और इसको साम्राज्य में मिला लिया। और इसका विस्तारवादी पूरे भारत पर हो गया, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। मैं जहां तक बात करूं तो उसके बाद में बात करता हूं आपसे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना, यह 3 समुद्र का पानी पीता था। मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक तो इसी का न क्षेत्र था। ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये भारत का हो गया। मतलब समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका मतलब यही हुआ, इसका क्षेत्र जो उस टाइम में पूरा क्षेत्र इसी का था और इधर समुद्र था। और इसका घोड़ा कहावत में है कि 3 समुद्र का पानी पीता था। उसके बाद में बताऊं तो उसके बाद समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त का एक कवि था, दरबारी कवि हरिसेन था। इसने एक अभिलेख लिखता है। कौन सा अभिलेख लिखता है आपको बताता हूं मैं। प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख लिखता है। ये अभिलेख में ये तमाम घटनाओं का, समुद्रगुप्त के जो तमाम घटना है, उत्तर में जो होती है 9 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण में 12 राजाओं को परास्त किया। ये तमाम विजयों की घटना जो होती है चर्चा की गई है। प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख जो समुद्रगुप्त के विजय के अभियान में इसी का वर्णन किया गया। इन तमाम चीजों का वर्णन प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख में किया गया जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, उसके बाद आता है रामगुप्त आता है उसके बाद। और रामगुप्त की मैं कहानी बताता हूं मेरे भाई, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आता है रामगुप्त की मैं बात करूं तो रामगुप्त योग शासक भाई नहीं था। रामगुप्त क्या था? एक योग शासक नहीं था। और रामगुप्त की शादी होता है, रामगुप्त का शादी होता है देवी से। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का शादी होता है कुमार देवी से। और यहाँ रामगुप्त है जिसका शादी होता है देवी से। रामगुप्त का शादी होता है देवी से मेरे भाई। जब रामगुप्त का शादी देवी से होता है तो बेचारा रामगुप्त जो है यह तो योग था ही नहीं, देवी के लायक था ही नहीं। अब मैं कह दूं, रामगुप्त जो है ये मटन मीट खाने वाली थी, ये खीर पूरी खाने वाला था। ये ठंडा मियाज का था, ये गर्म मियाज का था मेरे भाई। तो एक दिन रामगुप्त बोला था कि आप जो है, देवी से बोली। देवी रामगुप्त को कहता है, रामगुप्त कहता है देवी को, मैंने गलती कर दिया तुमसे शादी करके। देवी से कहती है तो देवी कहती है आप गलती कर दिए। तो रामगुप्त कहता है कैसे? यहीं सुनिए। कहता है रामगुप्त, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला मेरे भाई। रामगुप्त कहता है माना कि गलती मेरी ही थी। रामगुप्त कहता है माना कि गलती मेरी ही थी, हम ठंडा मियाज के हैं और योग शासक नहीं है। देवी से कहती है माना कि गलती मेरी ही थी, लेकिन मुस्कुराई तो तू भी थी। माना कि गलती मेरी ही थी, लेकिन मुस्कुराई तो तू भी थी। देवी कहती है बात सही है, लेकिन बात यही नहीं बनता है। रामगुप्त और देवी में बात नहीं बनता है। रामगुप्त धीरे धीरे, ये ठंडा मियाज का आदमी
इसका बड़े भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये योग शासक और बहुत कर्मठ शासक कहा जाए तो ये था मेरे भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय इसको फंसा लेता है, इससे प्यार मोहब्बत होने लगती है मेरे भाई, और इससे शादी हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का देवी से शादी हो जाता है और रामगुप्त गायब। इसलिए मैं कहना चाहूंगा योग बनिए आप, योग बनिए। काहे कि यहाँ आप देख रहे हैं योग नहीं रहने के कारण क्या दशा हुआ रामगुप्त का। उसके बाद मैं बताता हूँ। रामगुप्त का ही बड़ा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये रामगुप्त का ही दूसरा भाई था। उसके बाद ये जितनी रामगुप्त और देवी की जो घटना था, कहानी था कि रामगुप्त योग नहीं था, देवी से शादी हुआ, आपसी गड़बड़ी के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ प्रेम प्रसंग चलता है और चंद्रगुप्त द्वितीय का शादी देवी से हो जाता है। मेरे भाई ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देवी से शादी करता है, इसकी तमाम चर्चा एक पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में विशाख दत्त की पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम। इस पुस्तक में तमाम जानकारी मिलता है देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की मैं बात करूँ तो इसे न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। एक मुगल में था न्याय की जंजीर और चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय की जंजीर के लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। उसके बाद एक मुगल वंश में था जहांगीर, जिसे न्याय की जंजीर के लिए उसे भी याद किया जाता था। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा की नवरत्न रहा करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा की नवरत्न रहा करता था, जिसमें मैं प्रख्यात नवरत्न का ही नाम बोलूँगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला नवरत्न था धन्वंतरि, जो डॉक्टर था, चिकित्सक। उसकी बाद में बात करूँ कालिदास के आप विभिन्न पुस्तकें देखे होंगे। उसके बाद अमर सिंह, उसके बाद ब्रह्मवीर, ये भी कालिदास भी लेखक था, अमर सिंह भी लेखक था। ब्रह्मवीर यह खगोल विज्ञान की जानकार रखता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान, चीन से आया था मेरे भाई। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है फाहियान किसके समय में आया था, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में काल में चीनी बौद्ध यात्री आता है, फाहियान आता है। उसके बाद आप याद रखिएगा ये सब चीजें। कालिदास की मैं बात करूँ तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। गड़बड़ाइएगा नहीं, आप गड़बड़ाइएगा नहीं। भारत का शेक्सपियर कालिदास होता है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन होता है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। चलते हैं कुमारगुप्त, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद आता है दोस्तों कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की मैं जहाँ तक बात करूँ मेरे भाई, तो कुमारगुप्त यह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। कुमारगुप्त जो होता है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है मेरे भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले मेरे भाई आप जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, और उसको ध्वस्त कर दिया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी। मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। उसको ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसके कार्यकाल में, कुमारगुप्त के कार्यकाल में यही दो चीज घटना हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बोलता हूँ। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। उसके बाद क्या आता है? स्कंदगुप्त आता है मेरे भाई। और स्कंदगुप्त के समय में क्या होता है आपको बताते हैं। यह सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाता है। मतलब होता है सुदर्शन झील का जो होता है निर्माण कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। सुदर्शन झील जो होता है इसका निर्माण कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, यानी सुदर्शन झील को। लेकिन इसका जो होता है रिपेयरिंग, मरम्मत
को पुनरुद्धार कहा जाता है, जो कि स्कंदगुप्त के समय में किया गया। और एक गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है, यह होता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यह गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है मेरे भाई, मैं कहूँगा। लेकिन स्कंदगुप्त के समय में ही हुर्नों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, और हुर्ण जब आक्रमण कर रहा था तो विष्णुगुप्त के शासक के अंत आते समय गुप्त साम्राज्य को नाश कर दिया हुर्नों ने, और गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया। मैं कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा मेरे भाई कि अगला वीडियो में कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ। काहे कि आपके लाइक और कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ये वीडियो आपको हम जानते हैं कि उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। ठीक, अपने यहीं पर अपना वीडियो को इन करता हूँ। जय हिंद।